काली ने लगभग अपने गांव के कुछ गंभीर मुद्दों को बिना किसी को पता लगे सुलझा दिया था, जिसके चलते गांव में सुख शांति बनी हुई थी। इसी के साथ छठ पर्व आने की रौनक भी गांव में जगह जगह देखी जा सकती थी। गांव के बाजारों की दुकानों में नई नई साड़ियां आ चुकी थी, फल की रेडियां भी लबालब भरी थी। इसी रौनक के बीच भाग्या एक सुबह काली के दरवाजे पर दस्तक देती है और उससे कहती है, अरे करिया उठ जा, कब तक आंखें बंद करे बिस्तर तोड़ती रहेगी। तनिक गांव में देख ले का हो रहा है। मेरी जिंदगी की सारी मुसीबत खत्म हो सकती है, लेकिन ये भाग्य आंटी और उसके 3 सपूतों से मेरा पीछा नहीं छूट सकता। ये मुसीबत मेरा जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगी। काली अपनी आंखें मसलती हुई बाहर आती है और भाग्या को कहती है, क्या हुआ आंटी जी, आप सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आकर क्यों भौंक रही हैं? का बोली? मेरा मतलब कि क्या कहने आई हैं आप मुझे सुबह सुबह? हम तो कहने आई थी तुझे कि गांव में देख कितनी रौनक लगी है छठ के त्योहार की। तू तो घर में ही बंद है, चल ना छठ की तैयारी कर ले। आंटी जी, मुझे ये भगवान या माता पर विश्वास नहीं है। जिस भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसके प्रति ना ही मेरी कोई आस्था है, ना ही उनको खुश करने के लिए मैं कोई व्रत रख सकती हूँ। ए करिया, तोहरे चेहरे की तरह तोहरे दिमाग में भी कालिक भरी है का? अरे तुझे पता भी है कि ये छठ का पर्व कितनी मान्यताओं वाला होता है। इस व्रत को रखकर जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी करती है छठी मैया। तुम भी तो अपनी माँ की सलामती चाहती हो ना, तो काहे नहीं उनकी खातिर ये व्रत रख लेती। तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारी खातिर रखती है ना ये व्रत। काली आगे कुछ कहती कि इतने में ही वहाँ नितिन आता है और काली से कहता है, हाँ ताली, अरे लत लो ना ये व्रत, देखना इस व्रत के बाद तुम्हारी माँ जिंदा हो जाए। मेरी माँ ऑलरेडी जिंदा है, समझे? अरे करिया, काहे गुस्सा करत है? अब कोमा में पड़ा इंसान भी मरे समान होता है। मेरी माँ जिंदा है, बाकी आप लोग उनकी चिंता मत करो। मैं उनकी सलामती के लिए ये व्रत जरूर रखूंगी। रख ले, माँ के खातिर नहीं तो अच्छा पति के खातिर रख ले। कहा पता कल को तुझे मेरे नितिन मुकेश के जैसे कोनो अच्छा वर मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन मैं ये व्रत अपनी माँ के लिए रखूंगी। आप अपने अनमोल रत्नों के लिए कोई और लड़की देख लीजिए और आप बस मुझे बता दीजिएगा कि कैसे क्या करना है, मैं सब संभाल लूंगी। काली इतना बोलकर वापस से अपने घर में चली जाती है। शाम के समय काली भाग्या संग गांव के बाजार को निकलती है, जहां इतनी रौनक और साज सजावट देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, माँ ठीक होती तो छठ की सारी तैयारियां करती। पहले भी जब माँ छठ का व्रत रखती थी, तब मैं और गौरी नए नए कपड़े पहनकर उनके आगे पीछे घूमते थे। ए करिया, कहाँ खो गई? चल वहाँ से गन्ना पूछते हैं। भाग्या और काली व्रत में इस्तेमाल होने वाले सारे फल और बाकी की सामग्री खरीद लेते हैं। काली भाग्या के साथ एक फूल वाली की दुकान पर जाती है, जहाँ उस फूल वाली के साथ उसकी 2 छोटी बच्चियां भी खड़ी हुई थी। काकी, ये फूल की माला कितने की है? बेटी, एक माला 25 रुपए की है और अगर 5 लोगी तो 100 रुपए में दे दूंगी। काली आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नजर फूल वाली के पेट की तरफ जाती है, क्योंकि इतनी छोटी 2 बच्चियां होने के बाद भी फूल वाली गर्भवती थी और उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि कुछ ही समय में उसके बच्चा होने वाला है। लेकिन काली कुछ बोलती उससे पहले ही फूल वाली की सास, जिसका नाम सोमती देवी था, फूल की दुकान पर आती है और कहती है, ए बहुरिया, जल्दी से दुकान बढ़ा दे क्योंकि शाम को तुझे डॉक्टर के पास जाना है, समझी? जी माँ जी, बस इन ग्राहकों को फूल माला दे दूं। बताओ बेटा, कितनी माला दूं? आंटी 5 ही दे दो। काली उस फूल वाली से माला लेकर और बाकी का सामान लेकर अपने घर आ जाती है। शाम होने पर वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर काली अपनी माँ के कमरे में जाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, माँ, आपकी बेटी ने आपके लिए छठ का व्रत रखने की सोची है और देखना, आपकी सलामती के लिए मैं इस व्रत को बहुत अच्छे से रखूंगी। आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी माँ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपकी काली अकेली हो गई है, उसके पास कोई नहीं है जो उसे संभाल सके, हिम्मत दे सके। काली कुछ देर अपनी माँ के साथ बैठकर ऐसे ही बातें करती है, जिसके बाद वो अपनी माँ का हाथ छुड़वाते हुए उनसे कहती है, माँ, आप आराम करो, मैं जरा डॉक्टर से बात करके आती हूँ, पता तो चले आपके अंदर थोड़ी प्रोग्रेस है भी कि नहीं। काली अपनी माँ के कमरे से निकलकर डॉक्टर से मिलने जा रही थी। तभी वो डॉक्टर निधि के कमरे के आगे से निकलते हुए एक औरत की आवाज सुनती है।
जो कि डॉक्टर सी कह रही थी। डॉक्टर साहिबा देखिए, हमने आपको पूरा पैसा दे दिया है। जरा आप अब मेरी बहू के होने वाले बच्चे का लिंग जांच कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले ही 2 लड़कियां हैं, हम तीसरी लड़की को झेल नहीं पाएंगे। देखिए, ये एक इलीगल काम है और आपकी बहू की प्रेगनेंसी को 7 महीने हो चुके हैं। ऐसे में अगर लड़की हुई तो गर्भपात करना भारी पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए ये रिस्क ले रहे हैं, तो आप शांत रहे और आपकी बहू को बोलिए जाकर अंदर लेटे। पैसा पहले दे देती तो अब तक सब कुछ हो भी चुका होता। क्या करे डॉक्टर साहिबा, इस बार पैसे जुड़ नहीं पाए थे समय से। ए बहुरिया, यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रही है? जा जाकर अंदर लेट जा और ज्यादा आवाज मत निकालियो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पे तुझे क्यों लाए हैं। कोनो पूछे तो कह दियो चेकअप के लिए लाए हैं। काली ये सारी बात सुनकर हैरान तो होती है, लेकिन वो खिड़की से झांकने की कोशिश करती है कि अंदर कौन है। कि तभी उसको डॉक्टर अनिरुद्ध दिखते हैं, जो उसकी माँ का इलाज कर रहे थे, और वो उसे अपने साथ कैबिन में ले जाकर उसकी माँ दुर्गा के बारे में बताने लगते हैं, जिसके कारण काली के दिमाग से उस औरत और उस कैबिन वाले डॉक्टर के बीच की बातें निकल जाती हैं, और वो अपनी माँ के डॉक्टर से मिलकर उनकी रिपोर्ट जानकर अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, आपको पता है कि डॉक्टर ने क्या कहा? आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है, आप ठीक हो रही हैं। देखना जल्दी ही आप इस कोमा से भी बाहर आ जाएंगी। आप छठी मैया को बहुत मानती हो ना, देखना उनकी कृपा से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अच्छा, अब आप आराम करो, मैं घर जाकर व्रत की तैयारी कर लूँ। इतना बोलकर काली वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसकी नजर एक दूसरे कमरे से निकलती हुई एक औरत पर जाती है, और वो औरत रो रही थी और उसकी सास उसे चुप करवाने में लगी थी। उनको देखकर काली अपने दिमाग पर जोर देते हुए खुद से कहती है, इन लोगों को मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ? काली अपने दिमाग पर जोर देने लगती है। तभी उसे याद आता है कि ये औरत तो वही फूल वाली है जिससे आज सुबह काली ने फूल लिए थे, और उसके साथ उसकी सास है। काली अब उनको पहचानते हुए उनके करीब जाती है और छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। सुन बहुरिया, अब इस बोझ को हम और नहीं झेल सकते, समझी ना? इसलिए डॉक्टर निधि ने कहा है, कल आने पर वो तेरे पेट से इस बोझ को निकाल देंगी। लेकिन माँ जी, हमारी गर्भावस्था को 7 महीने हो गए हैं, ऐसे में बच्चे को माँ। चुप, और पहले ये रोना बंद कर। सबको पता लग गया तो बोला ना, जो होना है वो होना ही है। और इतनी ही चिंता थी अपने बच्चे की तो लड़का काहे नहीं जनी अब तक? चल अब चुपचाप, कल आएंगे दिए हुए समय पर। सोमती देवी अपनी बहू को चुप करवाते हुए वहाँ से ले जाती है, और काली को छुपकर उनकी बातें सुनकर ये अंदाजा हो गया था कि ये मामला भ्रूण हत्या का है, जिसके बारे में सोचते हुए काली कहती है, एक तरफ गांव में इतना पावन पर्व मनाया जा रहा है जिसकी तैयारी में पूरा गांव लगा है, और दूसरी ओर एक परिवार में एक सास अपनी ही बहू का गर्भपात करवा रही है, वो भी उसके 7वें महीने में। और जितना मुझे अंदाजा लग रहा है उससे ये पता चलता है कि उस औरत के गर्भ में लड़की है, तभी ये सब किया जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और इस हॉस्पिटल में जो जो इसमें शामिल है उन सब का पर्दाफाश करके रहूंगी। काली इतना बोलकर हॉस्पिटल से निकलकर पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही एक सुनसान रास्ते पर अचानक ही कोई काली के सर पर पीछे से वार करता है, और काली के बेहोश होने पर उसके हाथों और पैरों को बांध के उसको अगवा कर लिया जाता है। काली की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को एक बंद जगह पर पाती है, जहां आसपास कुछ पुराना हॉस्पिटल का सामान पड़ा था। खुद को वो वहां बंद पाकर चिल्लाने की कोशिश करती है। काली के हाथ पैर बंधे होने के कारण वो कुछ भी करने में असमर्थ थी, पर तभी कुछ आहट होती है और काली खुद बेहोश होने का दिखावा करने लगती है और हल्की आंखों से देखने की कोशिश करती है कि वहाँ कौन आ रहा है। इतने में उसके सामने एक औरत आती है जिसने डॉक्टर का कोट पहना था, और उसके साथ दूसरी औरत उस फूल वाली की सास थी। आज तुम्हारे कारण मेरा करियर खत्म हो जाता। इस लड़की ने तुम्हारी और तुम्हारी बहू की सारी बातें सुन ली थी और ये पुलिस स्टेशन जा रही थी सब बताने। माफ करिएगा डॉक्टर साहिबा, लेकिन हमको नहीं पता था कि इसने हमारी और हमारी बहुरिया की बातें सुन ली हैं। पर अब आप बताइए कि क्या करना है इसका। अभी फिलहाल ये यही रहेगी। मैंने इसको नींद का इंजेक्शन दे दिया है और अब एक और देकर जाऊंगी। छठ के बाद गाँव में भीड़ कम होगी, तब देखते हैं इसका क्या करना है। इतना बोलकर डॉक्टर निधि काली के एक और इंजेक्शन लगाकर वहाँ से सोमती के साथ चली जाती है और इंजेक्शन से काली वापस से बेहोश हो जाती है।
दूसरी तरफ काली के घर के बाहर पलके बिछाए नील, नितिन, मुकेश उसको अब तक घर न आते हुए देखकर एक दूसरे से कहते हैं, ए ओ ए आ, ओ ए ओ ए आ ओ आ। अरे मैं भी यही तोतला हूँ, तलते थुलू है। मैंने भी मनोकामना मांगी है कि ताली मिल जाए तो अदली बुलाते व्लत लतुंदा। तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? मुझे यहाँ काली की चिंता हो रही है, अभी तक घर भी नहीं आई है। भाई ताली तई तैती है इतने वाले में, इतनी ऑडियो वीडियो तभी मैं नहीं तल तत्ती तमन तईता। ए आ ओ आ। तीनों भाई आपस में एक दूसरे का सर खा रहे थे। तभी काली के घर के आगे एक कार आकर रुकती है और उसमें से हर्ष निकलता है, जो काली के घर के बाहर लगा ताला देखकर कहता है, काली अब तक घर नहीं आई है? कहाँ ये? स्कूल की छुट्टियां हैं इसलिए वहाँ तो बिजी है नहीं, फिर कहाँ गई ये? हर्ष खुद से ही सवाल जवाब करने में लगा था। इतने में नील, नितिन, मुकेश तीनों उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और नितिन उसके कंधे पर अपनी उंगलियों से उसे टच करते हुए कहता है, दूध में तुम कौन हो? ए आ ओ आ ओ आ। तोता अब बात ही तो है। ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ। तुम दोनों क्या बोले जा रहे हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं ये काली का चौथा आशिक तो नहीं है, लेकिन तुम्हें तो किसी बात की चिंता ही नहीं हो रही। तो बताओ ये नमूने कौन है और ये भाषा कौन सी बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर हर्ष, इनको छोड़ और यहाँ से निकलकर हॉस्पिटल जा। क्या पता काली अपनी माँ से मिलने वहाँ गई हो। हर्ष उन तीनों नमूनों को आपस में ही उलझा छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। दूसरी ओर सोमती देवी अपने घर आकर अपनी गर्भवती बहू को बालों से पकड़कर उसे धमकाते हुए कहती है, आज तेरी वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और यहाँ तू आराम से बैठी है। माँ जी दर्द हो रहा है, हमारे बालों को छोड़िए। माँ जी हमारी हालत का तो ध्यान रखिए, माँ बनने वाले हैं हम, और हमने किया क्या है ऐसा जो आप हम पर इतना गुस्सा कर रही हैं? तुझे बोले थे ना अस्पताल में ही चुप रह, अपना मुंह ना खोल। अब देख तेरे मुंह खोलने से एक लड़की ने तेरी और हमारी बातें सुन ली और पुलिस स्टेशन जा रही थी बताने, लेकिन वो तो शुक्र है डॉक्टर साहिबा ने देख लिया उस लड़की को हमारी बातें सुनते हुए और समय रहते हुए अगवा करवा लिया। क्या? पर माँ जी ऐसे किसी को अगवा करना गलत है। तो क्या करे, खुला छोड़ दे ताकि वो जाकर हमको और डॉक्टर साहिबा को जेल में डलवा दे। चुप रह समझी, और इस मामले में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हारे गर्भपात के बाद डॉक्टर संभाले उस लड़की को, फिर हम इन सब से अलग हो जाएंगे। हमारे कारण एक निर्दोष की जान पर बनाई है। हे छठी मैया, ये तुम्हारे पावन पर्व पर एक ऐसा पाप होने जा रहा है। एक बच्ची जो इस दुनिया में आई भी नहीं है, माँ जी उसको मरवाना चाहती है, और कोई है जिसने इस अनर्थ को रोकना चाहा। माँ जी और डॉक्टर साहिबा ने मिलकर न जाने उसे कहाँ रख दिया है। जहाँ उस फूल वाली ने ये सोचा ही था कि तभी वहाँ हर्ष भी काली को तलाशते हुए अस्पताल आता है, लेकिन उसे काली कहीं नहीं मिलती और वो निराश होकर अपने घर चला जाता है। काली भी पूरी रात उस स्टोर रूम में बेहोश रहती है और अगली सुबह भाग्या छठ के व्रत की तैयारियां जानने के लिए काली के घर आती है, लेकिन दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लगा देखकर वो गुस्से में कहती है, ए करिया, कहाँ मर गई? कल शाम को भी तो आए थे तो ताला लगा था, फिर सुबह ताला लगा है। माँ बाप सर पर नाही है तो कुकुर के भांति हांडे डोलती है पूरे गांव में। अब बताओ, आज से व्रत की शुरुआत करनी है और ई महारानी घर पर नहीं है। भाग्या काली के घर न आने पर उसको कोस ही रही थी कि तभी वहाँ नितिन आता है और अपनी माँ को काली के घर के पास खड़े देखकर कहता है, माँ क्या हुआ? ताली के दरवाजे तो क्यों नहीं आल रहे हो? तई हमारी तरह तुम तो अभी तक ताली से प्यार नहीं हो दिया। चुप रे बुड़बक, जबे मुंह खोलेगा कछु उल्टा ही बोलेगा। हमको काहे उस करिया से प्यार व्यार होगा? वो तो उके व्रत की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी लिए रहे ना, हम ये खातिर आए हैं उसको देखने। लेकिन महारानी न जाने सुबह सुबह इतना बड़का ताला लगाकर कहाँ भटकने खातिर गई है। अरे माँ, ताली तो तलते ही दलपन नहीं है। हम तो लदा अपनी माँ से मिलने दई है, लेकिन अदल वहाँ भी दई होती तो तब तक आ आती। दही ताली तो तू तो नहीं दिया। चुप रे, उ करिया के साथ कछु बुरा नहीं हो सकत। उ जिसके साथ होवत है ना, उ के साथ जरूर बुरा हो सकत है। और तू उसको छोड़, आ जाएगी। चल हमरे साथ व्रत की तैयारी करा। हे भगवान, जैसन भी है हमारी सहेली की बेटी है, इसलिए अगर वो कोनो मुसीबत में हुई तो उसकी मदद करना और सही सलामत उसको घर भेज देना।
व्रत रखने खातिर बहुत तैयारी की है करिया, क्योंकि मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना। एक तरफ भाग्या काली के पूरी रात घर न आने पर उसकी चिंता कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सोमती अपनी बहू को अस्पताल गर्भपात के लिए लेकर जाती है, जहां डॉक्टर निधि सोमती की बहू को ऑपरेशन गाउन देकर चेंज करने के लिए भेज देती है। जिसके बाद डॉक्टर निधि सोमती से अकेले में कहती है, देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी बहू का ये तीसरा गर्भपात आप लोग करवा रहे हैं, तो ये थोड़ा रिस्की है और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहिबा, कोनो चिंता की बात नहीं है। अगर बहुरिया की जान जाती है तो जाए, लेकिन मुझे एक और लड़की अपने घर में ना ही चाहिए। अगर बहुरिया को कुछ भी हो गया तो हम अपने लल्ला की दूसरी शादी कर देंगे। ये आपका निजी मामला है। खैर, गर्भपात से पहले आपसे कुछ पेपर्स दस्तखत करवाने हैं, आप मेरे साथ चलिए। जी डॉक्टर। सोमती डॉक्टर निधि के साथ पेपर साइन करने चली जाती है। जिसके बाद सोमती की बहू उन दोनों की बातें सुन चुकी थी। वो ऑपरेशन गाउन पहनकर ही बाहर आती है और कहती है, बस बहुत हुआ। मुझे नहीं पता था मेरे ससुराल वाले इतने बुरे हैं। उनको अपने वारिस के आगे मेरी जान की भी फिक्र नहीं। अरे, पहली बार किसी ने मेरी फिक्र करके मेरे लिए आवाज उठाई और उन्होंने उसको भी कैद कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब इन लोगों को मेरी फिक्र नहीं है तो मैं इनकी फिक्र क्यों करूं? मैं उस लड़की को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मेरी और मेरे बच्चे की जान खतरे में ही क्यों ना आ जाए। फूल वाले डॉक्टर के कैबिन के बाहर अपनी सास और डॉक्टर को ना देखकर वहाँ से भाग निकलती है और हॉस्पिटल में ही काली को ढूंढने की कोशिश करती है। ढूंढते हुए फूल वाली हॉस्पिटल के पीछे बने बड़े से स्टोर रूम में पहुँचती है, जहाँ अंदर आने पर उसको कुछ हॉस्पिटल का पुराना सामान देखता है और उन्हीं सामानों के बीचों बीच एक कुर्सी से बंधी काली भी उसे नजर आती है। जिसके बाद फूल वाली काली के पास जाकर उसको होश में लाते हुए कहती है, उठो, जल्दी उठो, वरना कोई आ जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? उठो, जल्दी उठो। फूल वाली की आवाज सुनकर काली अपनी आंखें खोलती है और उसको थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। तो वहीं डॉक्टर सोमती की बहू को अपने कैबिन में ना देखकर गुस्से में सोमती से कहती है, कहाँ गई तुम्हारी बहू? अगर उसने यहाँ हो रहे इलीगल एबॉर्शन के बारे में किसी को बता दिया ना, तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मेरा करियर तो खत्म होगा ही, तुम लोगों को भी जेल भिजवा दूंगी। डॉक्टर साहिबा, ये क्या कह रही हैं? मेरी बहू में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को कुछ बता सके, इसलिए आप चिंता ना करें। बस मुझे लगता है वो जरूर उस काली लड़की जिसको आपने कैद किया है उसको ही छुड़वाने गई होगी। ऐसा है तो चलो वहाँ, मैं एक वार्ड बॉय को साथ लेती हूँ। लेकिन याद रखना, इतनी मुसीबत झेल रही हूँ तुम्हारी बहू के अबॉर्शन के लिए, इसलिए अब पैसा भी ज्यादा लगेगा, वरना ले जाना अपनी बहू और उसके पेट में पल रहे बच्चे को यूं ही घर। डॉक्टर साहिबा, आप जितना पैसा मांगेंगी मैं दे दूंगी, बस हमें इस मुसीबत से निकाल लो। हमें नहीं पड़ना इन पचड़ों में। सोमती डॉक्टर निधि के साथ स्टोर रूम में जाती है, जहां उन्होंने काली को बांधा हुआ था। लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ना ही वहां काली थी और ना ही सोमती की बहू। दूसरी ओर काली, जो कि अब होश में आ चुकी थी, वो फूल वाली को संभालते हुए हॉस्पिटल में अपनी माँ के डॉक्टर अनिरुद्ध के कैबिन में लेकर जाती है। अचानक ही वहाँ काली और एक हॉस्पिटल गाउन में प्रेग्नेंट लेडी को देखकर डॉक्टर अनिरुद्ध बोलते हैं, काली, तुम यहाँ? ये क्या हालत बना रखी है अपनी? और ये कौन है? डॉक्टर, मैं आपको सब बता दूंगी। अभी इनको देखिए, इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम इनकी चिंता मत करो, तुम यहाँ आराम से बैठो। वार्ड बॉय, जल्दी अंदर आओ। डॉक्टर अनिरुद्ध सोमती की बहू को एक वार्ड में शिफ्ट करके उसको चेक करके एक इंजेक्शन देकर काली के पास वापस अपने कैबिन में आते हैं, जहां काली उनसे कहती है, डॉक्टर, वो लेडी ठीक तो है ना? वो ठीक है काली, इस हालत में शायद वो भाग दौड़ करने लगी होंगी, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा था। मैंने उन्हें इंजेक्शन देकर सुला दिया है। लेकिन तुम बताओ, तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? कल शाम को तो तुम अपनी माँ को देखकर गई थी ना? फिर? मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन आप वादा कीजिए आप मेरी मदद करेंगे। हाँ काली, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बताओ क्या हुआ है? काली अब तक की सारी बातें डॉक्टर अनिरुद्ध को बता देती है, जिसको सुनने के बाद डॉक्टर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनको यकीन नहीं होता कि उनकी नाक के नीचे इस हॉस्पिटल में इलीगल अबॉर्शन और लिंग जांच हो रही है। ये सब सुनकर हैरान डॉक्टर अनिरुद्ध काली से कहते हैं, काली, अगर ऐसा कुछ हमारे अस्पताल में हुआ है तो इसके खिलाफ पुख्ता सबूत हमें चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज
हम किसी भी फूल वाली के बयान पर तो नहीं कर सकते। कल को इसकी सास ने इसे धमकाया तो क्या पता ये अपना बयान बदल सकती है। तो हम ऐसा क्या करें डॉक्टर जिससे हमें उनके खिलाफ सबूत मिले? डॉक्टर निधि सोमती देवी के साथ हॉस्पिटल में काली को ढूंढने में लगी होती है। तभी उनके हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उन्हें काली नजर आती है और सोमती देवी उसके पास जाकर उसे पकड़ते हुए कहती है, ये लड़की, हमारी बहू कहाँ है? बता जल्दी हमारी बहू कहाँ है, वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये क्या तमाशा कर रही हो यहाँ? पहले इस लड़की को यहाँ से लेकर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। काली के मना करने के बावजूद डॉक्टर निधि सोमती देवी के साथ मिलकर काली को अपने कैबिन में ले आती है, जहाँ डॉक्टर निधि काली को धमकाते हुए कहती है, देख लड़की, तू चाहती है कि हम तेरी जान बख्श दे तो सीधा सीधा बता कि इनकी बहू कहाँ है, और अगर तू वादा करे कि जो तूने सुना है वो तू किसी को ना बताए तो हम तुझे जाने देंगे, वो भी जिंदा। नहीं, मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं है। तुम तो मुझे छोड़ने के बाद फिर कहीं से पकड़कर उठा लोगी। तुम पागल हो? मैंने ये इलीगल अबॉर्शन और लिंग जांच का काम कितने सालों से इस हॉस्पिटल में बिना किसी की भनक लगे चलाया है, तो तुम्हें मारकर मैं फंसना नहीं चाहूंगी। इसीलिए तुम चुपचाप इनकी बहू का अबॉर्शन होने दो और तुम अपने घर जाओ। मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं तुमसे कभी मिली भी थी। हाँ लड़की, डॉक्टर साहिबा सही कह रही हैं। देख, हमारी बहू के पहले ही 2 लड़की है, उसके बाद भी हम इसका 2 गर्भपात करवाए हैं डॉक्टर साहिबा से, लेकिन इस बार फिर से लड़की है। पर पैसे जुटाने में देरी हो गई, वरना हम उसकी गर्भावस्था को इतने समय तक आने ही नहीं देते। वाह वाह, कैसी औरत है आप। खुद एक औरत होकर अपनी बहू के घर में पल रही बच्चियों की हत्या करवाती रही। शर्म आती है आपको? और डॉक्टर मैडम आप, अरे डॉक्टर को इंसान भगवान मानता है, कम से कम इस दर्जे का तो मान रख लेती, लेकिन आपने तो अपने भगवान को भी शर्मसार कर दिया। जिन डॉक्टरों के हाथों में इंसान अपनी जान सौंपता है, वही डॉक्टर यहाँ सबसे छुपकर अजन्मी बच्चियों को कोख में ही मारने का काम कर रही है। छी! ए लड़की, चुप रह। अब तक तुझे प्यार से समझाया था, लेकिन लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। तो कोई नहीं, देख, तेरे चक्कर में मैं अपना इतना सालों का काम तो बंद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, तुझे गायब जरूर कर सकती हूँ, वो भी हमेशा के लिए। तू कहाँ गई, तेरा क्या हुआ, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। इसीलिए तेरे पास जो रास्ता था जिंदा बचने का, वो तूने गवा दिया। अब तेरे हिस्से मौत आएगी। चल मेरे साथ। डॉक्टर निधि काली को ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़कर जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी उनके कैबिन में डॉक्टर अनिरुद्ध आ खड़े होते हैं। ये सब देखकर डॉक्टर निधि घबराते हुए कहती है, डॉक्टर आप? मैं तो डॉक्टर ही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था निधि कि आप डॉक्टर का कोट पहने एक हैवान है। मैंने कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तो हम ऐसा क्या करें डॉक्टर जिससे हमें उनके खिलाफ सबूत मिले? देखो काली, वो लोग ऐसे सच नहीं कहेंगे और उन्हें तुम्हारी तलाश है, तो चलो तुम उनके सामने खुद ही और उनके मुंह से सच्चाई खुद ब खुद निकलवाओ कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मेरी तुम पर हर वक्त नजर रहेगी और मैं सच्चाई को अपने फोन में रिकॉर्ड करने के साथ साथ तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा ताकि तुम्हें कुछ न हो। मुझे मेरी नहीं डॉक्टर साहब, उन सभी अजन्मी बच्चियों की फिक्र है जो ऐसी डॉक्टर के कारण इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ आपके बताए काम को अंजाम देने। और तुम सबकी बातों को मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये तो पुलिस के पास जाएगी। तुम्हारा लाइसेंस तो मैं कैंसिल करवा के रहूंगा, साथ ही अब तक जो तुमने किया है उसका भी तुम्हें हर्जाना चुकाना होगा। डॉक्टर साहब, हमको तो जाने दो। हम तो इस डॉक्टरनी मैडम के झांसे में आ गए थे। हमारी तो बहुरिया भी ना जाने कहाँ है इस डॉक्टरनी के चक्कर में। तुम्हारी बहू जहाँ भी है सलामत है और उसकी होने वाली बच्ची भी उसकी कोख में सलामत है। और तुम जैसी औरतें किसी के झांसे में नहीं आती, बल्कि ऐसे डॉक्टर को तुम जैसी औरतें ही पनाह देती हैं। बेटे की चाह में तुम बहू का गर्भपात करवाने वाली थी, तुम जैसी औरतें भी जेल में सड़ेंगी। धन्यवाद काली, तुम्हारे कारण इतने बड़े गैर कानूनी काम का पर्दाफाश हुआ है। सच में तुम महाकाली का रूप हो जो पापियों का संहार करने आई है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना होगी कि वो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही करे और तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर अनिरुद्ध अपराधियों को पुलिस के हवाले कर देते हैं और काली भी मुस्कुराते हुए अपने घर लौटती है, जहाँ भाग्या काली के आते ही उसको घर में घुसने से पहले ही टोकते हुए कहती है, एक करिया कहाँ गायब थी री? तुझको पता भी है आज छठ पूजा की शुरुआत है, और देख तो पहले ही सकल काली है, उस पर से 12 बजा कर आई है। माफ करना आंटी, माँ के साथ हॉस्पिटल में ही रह गई थी कल, होश ही नहीं रहा। मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ, आप मुझे बताना कि कैसे क्या करना है। काली घर के अंदर जाकर जल्दी से नहा धोकर नए कपड़े पहन लेती है
जिसके बाद भाग्य आकर काली को पूजा की सारी विधि बताती है। उस दिन पूजा की शुरुआत करके काली अगले 4 दिन पूरी निष्ठा भाव से छठ के पर्व को मनाती है और पूजा के आखिरी दिन गांव में बने घाट पर सुबह ठंडे पानी में खड़े होकर उगते सूरज को अर्घ देते हुए काली कहती है, हे छठी मैया, मेरी माँ को ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काली सूरज को अर्घ देकर अपने इस महापर्व का समापन करती है। और अब देखना ये होगा क्या काली को इस पूजा और व्रत का फल मिलेगा। पिछले 1 साल से कोमा में पड़ी दुर्गा देवी को होश आएगा। जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।